हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं 12th OCM या तो बीए कहते हैं उसका सेक्शन बी का वन शॉट रिवीजन। और आज के इस वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लेते हो ना, ये वाला आपका रिवीजन पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी तुरंत ही अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग ये वाला वीडियो पूरा अच्छे से देखना और यहाँ पे आप लोग की सेक्शन ए और बी दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी है जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए और ये वाला वीडियो ना एंड मोमेंट पे ही देखा जाता है, यानी कि ताजा ताजा याद रहे और एग्जाम में जाकर के जब सेक्शन ए और बी में सेम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो भाई बहुत ही मजा आ जाता है, अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक देखना और अपने दोस्तों को भी बताना कि ये वाला वीडियो देख करके जाए, जिससे उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, अच्छे से वो स्कोर कर सके। और एंड मोमेंट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिससे आप लोग बहुत अच्छे से इसको स्कोर कर पाओ और याद रख पाओ, ठीक है। चलो अब बात करें तो 12 GSEB का जो बीए सब्जेक्ट है उसमें आपका जो सेक्शन बी है उसमें ये वाले वीडियो में मैंने आपको टोटल 1 से 7 चैप्टर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस सेक्शन बी के कवर किए। साथ साथ में बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी है जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं और टोटल आपके एग्जाम में सेक्शन बी में 11 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो टोटल 10 मार्क के होते हैं। यहां पे 20 मार्क नहीं आएगा, यहां पे 10 मार्क आएगा, ठीक है। 10 मार्क्स के आपके होते हैं। डन। चलो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो से। तो पहला क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये तो भाई एकदम बहुत अच्छे से रट गया होगा क्योंकि ये तो चैप्टर्स की नाम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 ना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट माने जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रख लेना। दूसरा है, इन विच डिफरेंट फील्ड्स मैनेजमेंट इज सीन। मैनेजमेंट कौन सी फील्ड में देखने को मिलता है। तो मैनेजमेंट जो है वो सोशल और रिलीजियस फील्ड में अप्लाइड होता है, साथ साथ में बहुत सी एक्टिविटीज में देखने को मिलता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, आर्मी हो गया, एजुकेशन हो गया, हर जगह पे मैनेजमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर 3, फुल फॉर्म बताओ IIM और MBA का। तो IIM का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और MBA का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। डन। चलो नेक्स्ट नंबर 4, स्टेट 6M इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कौन से 6M इन्वॉल्व है। तो भाई मटेरियल आ जाता है, मेथड आ जाता है, मैन, मशीन, मनी और मार्केट। ये टोटल 6M जो है वो इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बात करें, व्हाट इज प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या है। तो प्रोफेशन इज एक्टिविटी वेयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखो प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है, और वो भी अपना एक स्पेसिफिक फील्ड में। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, डॉक्टर। डॉक्टर क्या है। डॉक्टर एक तरह से स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही है एक पर्टिकुलर फील्ड में, विच इज यूज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। और डॉक्टर क्या करता है, लोगों का इलाज करके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अपने आप का जो वर्क है उसको कंट्रीब्यूट करता है बाय चार्जिंग फीस। और सीधी सी बात है, डॉक्टर क्या चार्ज करता है, फीस चार्ज करता है। वो ना ही सैलरी लेता है ना ही प्रॉफिट करता है, वो चार्ज करता है फीस, ठीक है, फ्रॉम द सोसाइटी से। इसका एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, वो भी फीस लेता है, इंजीनियर हो गया, लॉयर हो गया। ये सारे प्रोफेशंस है जो लोग अपना स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करते हैं, सीखते हैं और वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करते हैं बाय चार्जिंग द फीस। सोसाइटी से फीस भी चार्ज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, विच डिग्री आर नेसेसरी फॉर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट का स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए तो उसके लिए कौन सी डिग्री जरूरी है। तो भाई BBA और MBA की डिग्री जरूरी है। डन। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर एंड विच आर दे। देखो भाई 3 तरह की लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, याद है ना आप सबको, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हायर लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। मिडल लेवल मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है, ऑफिसर्स लेवल मैनेजमेंट। और बॉटम लेवल मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है, फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। तो इस तरह से ये तीनों नाम तो आपको याद ही है, बट साथ साथ में आपके इसको ऑप्शनल नाम भी याद रखने होंगे कि इसके अलावा उसको क्या नाम से कहा जाता है। डन। चलो नेक्स्ट बट द 8, स्टेट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी के हिसाब से कितने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो भाई टोटल 4 है उनके हिसाब से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। यहां पे वो स्टाफिंग को फंक्शन नहीं मानते जॉर्ज आर टेरी। डन। नेक्स्ट, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द फंक्शन ऑफ मशीनरी लेआउट एंड रिपेयरिंग।
कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो मशीनरी लेआउट है या तो उसको रिपेयर करना है वो इन्वॉल्व होता है। तो सीधी सी बात है, टॉप लेवल वाले ये सब कुछ नहीं देखते, उनको तो खाली मेन जो पॉलिसीज बनानी है, रूल्स रेगुलेशन वही देखते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल वाले तो भाई लिंक क्रिएट करते हैं, जो ऑर्डर पास होते हैं टॉप से वो बॉटम तक पहुंचाने का। अल्टीमेटली बॉटम लेवल मैनेजमेंट ही होता है जहां पे वर्कर्स है, सुपरवाइजर्स है, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो इस पूरे काम को करते हैं। अगर मशीन का लेआउट करना है, रिपेयरिंग करना है, वो सारी चीजें बॉटम लेवल वाले ही करते हैं, क्योंकि उसमें वर्कर वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, फोरमैन्स है, वर्कर्स है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज मैनेजमेंट। तो भाई मैनेजमेंट क्या है, तो बहुत इजी है। मैनेजमेंट मींस अचीवमेंट ऑफ डिटरमाइंड गोल, मतलब हम लोग हमारे डिटरमाइंड गोल यानी जो पहले से डिसाइड किया गोल है उसको अचीव कर रहे हैं ऑफ द यूनिट विद द मिनिमम टाइम। देखो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा गोल अचीव करना विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे में। पता है आपको मैनेजमेंट वही होता है जो कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट ला करके दे, बाय मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। और जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसका सबसे बेस्ट यूज कर सकते हैं मैनेजमेंट के थ्रू। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द फुल फॉर्म ऑफ सीईओ। तो भाई सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। इसके अलावा और भी आ सकते हैं, सीएफओ भी आ सकता है, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ठीक है। ये सारे फुल फॉर्म्स जो है जो आप लोग की टेक्स्ट बुक के पीछे भी दे करके रखे होंगे, अगर टाइम मिले ना तो एग्जाम से 5-10 मिनट पहले भी आप लोग एक बार देख करके नजर मार के जाना, जिससे आप लोग को अगर फुल फॉर्म आता है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। डन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 12। Which level of management has the supreme authority to manage the business? तो एक ही है, एक ही सुप्रीम अथॉरिटी मानी जाती है। कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट? यस, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसको ही सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है बिजनेस के अंदर। देन व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है? तो उसको हम लोग ऑफिसर्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। अभी मैंने बताया आपको, सेम चीज रिपीट हुई है। डन। अच्छा, ये मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं ना, ये सारी आपको कहीं ना कहीं सेक्शन ए में भी हेल्पफुल रहेगी, तो दैट्स व्हाई ये वाला वीडियो आप लोग पूरा देखना जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये वाले वीडियो के अंदर मैंने कुछ 127 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आसानी से आप लोग पढ़ सकते हो, आसानी से ये पूरा वीडियो देख सकते हो। देन बात करें गिव डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एज गिवन बाय कून्स एंड ओडोनिल। पता है आपको, ये मेरा फेवरेट डेफिनेशन है मैनेजमेंट का। और ये मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है जहां पे हम किसी से भी काम निकलवा सकते हैं, और अल्टीमेटली बिजनेस में होता ही ये है, या मैनेजमेंट में यही होता है कि किसी से हम कितना अच्छे से काम निकलवा सकते हैं, ठीक है। देन बात करें नंबर 15, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल पर्संस। तो भाई डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सारे 4 एग्जांपल है प्रोफेशनल पर्संस के, प्रोफेशनल लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट, बाय विच अदर नेम इज टॉप लेवल मैनेजमेंट नोन? तो भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट को हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या तो सुप्रीम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। देन नंबर 17, गिव मैनेजमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर के हिसाब से कौन से मैनेजमेंट फंक्शन है? तो एक तो होता है, उनके हिसाब से 3 ही है, एक है बिजनेस का मैनेजमेंट करना, दूसरा है मैनेजर्स का मैनेजमेंट करना, और तीसरा है वर्कर्स और वर्क का मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो 3 तरह के मैनेजमेंट है अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर। डन। देन बात करें नंबर 18, गिव फुल फॉर्म ऑफ LLB, MBBS, MD। तो भाई LLB का क्या फुल फॉर्म है? बैचलर ऑफ लॉ। MBBS का बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, और MD मतलब होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आपके बुक से ही लिए गए, ऐसा मत समझना कि सर MBBS MD जैसा कब आ गया, ठीक है। ये आपके बुक का ही है, उसमें से ही एग्जांपल्स दिए थे प्रोफेशनल्स के अंदर, दैट्स व्हाई ये एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए, ये फुल फॉर्म दिए हुए यहाँ पे। देन व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? ये अब आपका चैप्टर नंबर 2 आ जाता है। भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना बहुत ज्यादा इजी है, मैं समझाऊंगा। अगर आपको समझ नहीं आया, पूरे साल पढ़ते आए हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है क्या होता है, आज मैं एक बार में आपको समझा दूंगा। और अगर एग्जाम में आ गया ना तो भाई मैसेज जरूर करना आप लोग आके कि सर आपने जो बताया था, पढ़ाया था, उसमें से ही आया है, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा, मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखते हैं बोर्ड में क्या क्वेश्चंस आते हैं, बट ये वाले आप लोग सब अच्छे से करके जाना। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो देखो, कोई भी बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, एग्री? हर एक बिजनेस में रूल्स होते हैं,
और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, नियम होते हैं जो फ्रेम किए जाते हैं इन रिलेशन टू द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को देख करके, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर यानी उनके एम्प्लॉयज को देख करके, कस्टमर्स को देख करके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स बनाए हुए होते हैं और जिसी के बेसिस पे वो अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। और इन्हीं प्रिंसिपल्स को, इन्हीं रूल्स को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एक प्रिंसिपल बनाया मैनेजमेंट का कि अगर मान लो बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो बिजनेस में आने का एक फिक्स टाइम होना चाहिए, जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होना चाहिए। आने का मतलब अगर मॉर्निंग में 8 बजे आपका बिजनेस ओपन होता है रेगुलरली आने वाले 2 साल या 5 साल तक, तो आपका बिजनेस जबरदस्त सक्सेसफुल होगा। और अगर ये प्रिंसिपल सबने मान लिया, ये रूल मान लिया सबने, तो मैं भी मैनेजमेंट गुरु बन जाऊंगा, ठीक है। मेरे भी लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करने लगेंगे। तो एक सिंपल चीज आपको समझ में आ गई होगी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली एक रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं जिसका यूज करके कोई भी बिजनेस अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। डन। चलो नेक्स्ट नंबर 20, व्हाट इज टाइम स्टडी। तो भाई ये वाला भी आपके चैप्टर 2 से ही, टाइम स्टडी है, मोशन स्टडी है, डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी है, ये तीनों आप लोग करके जाना, ठीक है। ये मैंने कवर किए तीनों के तीन। चलो शुरू करते हैं, टाइम स्टडी क्या होता है। तो देखो टाइम स्टडी मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी बीइंग डन फॉर द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सर्टेन पार्ट ऑफ टास्क। मतलब कोई भी एक काम को खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसी को ही हम लोग टाइम स्टडी कहते हैं। कि अगर जैसे मान लो ये टास्क है, उस पर्टिकुलर टास्क को खत्म करने के लिए 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा, 2 घंटा, कितना लगेगा, उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं और इस पे एक साइंटिफिक स्टडी की जाती है कि कोई भी काम कितने देर में खत्म होगा और उसी को ही हम क्या कहते हैं, टाइम स्टडी कहते हैं। डन। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड। भाई यूनिटी ऑफ कमांड ना जो 14 प्रिंसिपल्स है हेनरी फ्योल के, उसमें से एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। इसका मतलब होता है कि जब हमारे यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय है, वर्कर है या कोई भी पर्सन जॉब कर रहा है तो उसको ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक जने से ही मिलना चाहिए। उसको ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक जने से, यानी कि उसके ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए, भले कितने भी हो, बट ऑर्डर देने वाला सिर्फ एक सुपीरियर होना चाहिए। मतलब कि अगर बहुत सारे सुपीरियर है तो सब लोग मिल करके ऑर्डर ले, मतलब मिल करके डिसीजन ले और फिर ऑर्डर दे। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आपके ट्यूशन टीचर जो है उन्होंने कहा, आपके एक तो होंगे नहीं, अकाउंट्स के, स्टैट्स के, इकोनॉमिक्स के, बीए के, सबके अलग अलग होंगे। आपके ट्यूशन टीचर ने कहा कि भाई अकाउंट्स के फैकल्टी ने कहा कि 5 बजे आपको ट्यूशन आना है, शाम को 5 बजे। सेम स्टैटिस्टिक्स या तो इकोनॉमिक्स के फैकल्टी ने भी कहा आपको कि 5 बजे ही ट्यूशन आना है। तो यहां पे आप किसका सुनोगे, अकाउंट्स के फैकल्टी का या इको के टीचर का? तो दोनों के बीच में क्लैश भी हो सकता है। तो यही एक रीजन है कि ऑर्डर जो है वो एक ही जन करे, यानी कि अगर दोनों टीचर मिल करके नक्की कर लेते कि 5 से 6 मैं पढ़ा लेता हूं, 6 से 7 आप पढ़ा लो, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट दोनों ने अपने ऑर्डर्स दिए, तो आप दोनों में से किसी का फॉलो नहीं कर पाओगे या तो किसी एक का अच्छे से फॉलो कर पाओगे, तो दूसरा डिससेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड याद रखना, हमेशा ऑर्डर एक ही सुपीरियर से होना चाहिए, एक से ज्यादा सुपीरियर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के कोई भी वर्कर बहुत अच्छे से काम कर सकता है। डन। तो ये मैंने आपको समझा दिया यूनिटी ऑफ कमांड। देन बात करें विच कंसेप्ट आर इंक्लूडेड इन बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स। तो बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स में क्या क्या आ जाता है, तो इंटर ह्यूमन रिलेशंस, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन प्रोसेस, डिस्पोजेबल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। ये सारी चीजें बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स में आ जाते हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपने पूरे साल पढ़े नहीं होंगे, जो मैंने यहाँ पे कवर किया है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है बोर्ड में, कोई भी चैप्टर से पूछ सकते हैं ये लोग, ठीक है। इन मॉडर्न थॉट्स विच अदर सब्जेक्ट आर रिलेटेड विथ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से कौन सा अदर सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो मॉडर्न थॉट्स में साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे जुड़े हुए हैं किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, मॉडर्न थॉट्स में। डन। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर मौर्य एज और जो शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके यहाँ मैनेजमेंट कैसे यूज होता था। तो भाई मौर्य एज के दौरान पॉलिटिकल अरेंजमेंट के लिए मौर्य एज में वो लोग मैनेजमेंट को यूज करते थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे स्ट्रेटेजीज ऑफ वॉर बनाने के लिए, मतलब कि जो जंग होती थी तो जंग के टाइम पे उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे वॉर लड़नी है, वो सारी चीज के लिए वो लोग मैनेजमेंट का यूज करते थे। डन। चलो नेक्स्ट, नंबर 25, which management expert compared various thought of management with jungle।
तो भाई हेरोल्ड कुंज इन्होंने डिसाइड, मतलब इन्होंने, ये एक एक्सपर्ट थे हेरोल्ड कुंज, उन्होंने बताया था कि भाई जो मैनेजमेंट है वो जंगल जैसा है, ठीक है। उन्होंने अपने थॉट्स के अंदर ये चीज को मेंशन किया था। डन। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी। तो थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी क्या है, ये भी 1 मार्क में आ सकता है। तो थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंटेड टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक कोई भी तरह के थॉट्स प्रेजेंट किए थे कोई भी मैनेजमेंट गुरु ने, उसी को ही हम लोग थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी कहते हैं। क्लियर। अच्छा देखो, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, एंड टाइम पे मैं आपके लिए इतना बढ़िया सा वीडियो लेकर के आया हूं, तो सब्सक्राइब तो करना ही करना अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। तो जितने भी बच्चे अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं सब लोग सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताना, ये वीडियो पे लाइक और कमेंट भी जरूर करना कि सर ये वीडियो यूजफुल है कि नहीं। ये वीडियो एंड मोमेंट के लिए बनाया है भाई, ऐसा मत सोचो कि मैं 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले या 1 दिन पहले, ये एग्जाम के कुछ घंटे पहले देख करके जाने के लिए वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नंबर 27, हु इज द प्रमोटर ऑफ थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी। तो भाई नियो क्लासिकल थियरी जो है वो अल्टन मायो थे, किसके, नियो क्लासिकल थियरी के प्रमोटर। ये नाम याद रखना भाई, सबके फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम, सबके नाम याद रखने। वैसे ही यहाँ पे नियो क्लासिकल थियरी के कौन है प्रमोटर, अल्टन मायो। और इसमें कौन कौन मेन कंट्रीब्यूटर्स थे नियो क्लासिकल थियरी के, तो अल्टन मायो थे, फिर रेंसिस लिकर्ट, हेंसबर्ग, फिर है क्रिस अर्गेगिस, मैग्रेगर, मैस्लो, ये सारे थे मेन कंट्रीब्यूटर। डन। चलो नेक्स्ट, नंबर 29, वो होल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन इन बिजनेस यूनिट। तो बिजनेस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं एम्प्लॉइज। तो आंसर क्या है, एम्प्लॉइज इज द करेक्ट आंसर। डन। Who is the father of scientific management? तो भाई ये तो बहुत आसान है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, फेडरिक विंसलो टेलर, ये है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छा एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है, तो हेनरी फ्योल जो है वो जनरल मैनेजमेंट के फादर है। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज मोशन स्टडी। जैसे मैंने बताया टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी जानना बहुत जरूरी है क्या होता है। देखो मोशन स्टडी मतलब क्या होता है कि बहुत सी बार हम लोग कोई काम करते हैं ना तो फालतू के मूवमेंट्स हो जाते हैं, मतलब कि जो काम जरूर, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक वर्कर है, ठीक है, और उसके पास वो बार बार उसको टूल्स का यूज करना होता है। अगर मैं टूल किट को उसके बाजू में जहां बैठता है वो उसके बाजू में नीचे रखता हूं और उसको वहां से लेना है, तो बार बार वो नीचे से रखेगा, लेगा, रखेगा, लेगा, तो यहाँ टाइम का वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है। बट अगर मैं उसी टूल किट को उसके बाजू में रख दूं उसके टेबल पे, तो उसका वो टाइम जो बिगड़ रहा है रखने और लेने में वो बच जाएगा, और वो जो टाइम बचेगा ना वही मोशन स्टडी करता है। मतलब कि कोई भी ऐसी मेथड जो रिमूव करती है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मैंने यहाँ पे टाइम रिसोर्स बताया, वैसे कोई भी तरह के रिसोर्सेज वेस्टेज होने से बचाए ड्यू टू अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। जो भी अनप्रोडक्टिव या वेस्टफुल मूवमेंट्स है वो सबको बचाए, यानी कि रिमूव होने से बचाए। जो भी वेस्टेज है, ठीक है, वेस्टेज होने से बचाए, उसी मेथड को हम लोग मोशन स्टडी कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। 32, व्हाट इज डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। भाई डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी वेज गिवन थ्रू वेज रिलेटेड मोटिवेशन बेस्ड ऑन टाइम ऑफ वर्क टू वर्कर्स, कि भाई कितने समय उसने काम किया, कितने टाइम काम किया। अगर कोई 1 घंटा काम कर रहा है तो उसको 1 घंटे का पेमेंट देंगे, अगर कोई 3 घंटे काम करेगा तो उसको 3 घंटे का। मतलब कि डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी, सबके अलग अलग वेज रेट होंगे। तो भाई इसमें पीस वेज भी होता है कि अगर कोई एक पीस बनाएगा तो उसको इतना मिलेगा, कोई अगर 10 पीस बनाएगा तो उसको इतना पेमेंट मिलेगा। तो पीस वेज भी होता है, टाइम बेस्ड भी होता है, तो सबका अलग अलग रहता है, फिक्स नहीं रहता, ठीक है। उसको ही हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। नेक्स्ट, इन विच बुक हेनरी फ्योल प्रेजेंटेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कौन सी बुक में हेनरी फ्योल ने प्रेजेंट किया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट वाली बुक में उन्होंने प्रेजेंट किया था। बुक का नाम याद रखना, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। अच्छा आप लोग ने गाला वगैरह के एमसीक्यूज तो कर ही लिए होंगे, मार्वेल गाला के, बट ये इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कुछ अलग तरह के हैं, जो गाला और मार्वेल से अलग है। कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वो इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है, तो पीटर एफ ड्रकर को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। याद रखना, मॉडर्न मैनेजमेंट, पीटर एफ ड्रकर।
नेक्स्ट आगे बात करें, व्हाट इज इंक्लूडेड इन टेक्निकल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। देखो इसमें अलग अलग एक्टिविटीज है आपकी बुक में दी है। तो टेक्निकल एक्टिविटी में क्या आता है, फैक्ट्री मशीनरी, एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फिर कमर्शियल एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, परचेजिंग, सेल्स, एक्सचेंज। फिर बात करें फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या आता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल, यूज ऑफ कैपिटल, री इन्वेस्टमेंट। सेफ्टी एक्टिविटी में क्या आता है, सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज एज वेल एज सेफ्टी ऑफ एसेट्स, रॉ मटेरियल्स। फिर अकाउंटिंग एक्टिविटी में तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फिर मैनेजमेंट एक्टिविटी में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, स्टाफिंग, कंट्रोल। तो इस तरह से टोटल 6 एक्टिविटीज डिवाइड है, ठीक है। शायद ये हेनरी फ्योल ने ही दिया है, ठीक है। हेनरी फ्योल ने ये अलग अलग 6 एक्टिविटीज को डिवाइड किया हुआ है। देन आगे बात करें, प्लानिंग इज विच टाइप ऑफ फंक्शन इन मैनेजमेंट। तो भाई प्लानिंग जो है ना उसको प्राइमरी फंक्शन माना जाता है, ये याद रखना। आगे एक और आएगा कि भाई फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो प्लानिंग को फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं और लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आता है कंट्रोलिंग। देन व्हाट इज द प्री कंडीशन फॉर प्लानिंग, प्लानिंग की प्री कंडीशन क्या है, तो आंसर याद रखना, फ्लेक्सिबिलिटी इज द प्री कंडीशन फॉर प्लानिंग। देन व्हाट इज प्लानिंग प्रीमाइसिस, मतलब कि प्लानिंग प्रीमाइसिस क्या है, तो भाई 2 तरह के, इसमें देखो ज्यादा नहीं बताया बट एक शॉर्ट में बताओ। प्रीमाइसिस का मतलब होता है फोरकास्टिंग, ठीक है, कि हम लोग पहले से ही फोरकास्ट कर रहे हैं। और प्लानिंग प्रीमाइसिस में 2 चीजें आ जाती है, उसके 2 मेन एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो प्रीमाइसिस को आप फोरकास्टिंग लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे मैं लिख लेता हूं फोरकास्टिंग। डन। तो कोई भी चीज का फोरकास्टिंग करना जिसके बेसिस पे हम लोग उस काम को बहुत एक्यूरेटली कर पाए, एक्यूरेसी के साथ कर पाए। देन बात करें फुल फॉर्म ओआर का, तो ओआर का फुल फॉर्म है ऑपरेशन रिसर्च। डन। चलो 39 तो हो ही गए हमारे क्वेश्चन अच्छे खासे। चलो नेक्स्ट, व्हेन इज द प्रिंसिपल ऑफ लुक एंड लिप एडॉप्टेड। पता है आपको लुक एंड लिप क्या होता है, कोई भी काम करने से पहले हम लोग ध्यान से नजर रखें, अगर कोई भी गलती होती है तो तुरंत हम हमारे काम को वहीं पर ही रोक दे, ठीक है। इसको लुक एंड लिप बोलते हैं। हर एक चीज पे ध्यान रखना, जैसे ही गलती होती है हम अपने आप को उस चीज से रोक लेना। जैसे प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड व्हेन वी प्रोसीड इन अ फेज्ड मैनर, जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, तब उस टाइम पे लुक एंड लिप एडॉप्ट किया जाता है। ये एक प्रिंसिपल है जिसको एडॉप्ट किया जाता है जब कोई भी काम को स्टेप बाय स्टेप किया जाए, तब प्लान्ड प्रोसेस की जाए तब। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। 41, इन विच फील्ड इज प्लानिंग फाउंड। तो भाई प्लानिंग जो है वो अलग अलग फील्ड में देखा जाता है, जैसे बिजनेस यूनिट हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एजुकेशन, रिलीजियस, सोशल, स्पोर्ट्स, ऐसी अलग अलग फील्ड्स में प्लानिंग को देखा जाता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये सारे क्वेश्चन का बेस क्या है, तो भाई अलग अलग जगह से लिए हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो डीओ से लिए हैं, कुछ क्वेश्चन जो है आपकी गाला बुक से लिए हैं, ठीक है, कुछ मार्वल से लिए, कुछ नवनीत की जो डाइजेस्ट आती है ना, नवनीत की जो डाइजेस्ट आती है ना उसमें से लिए हुए। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस उठाए, मेरे को जो आईएमपी लगे, ऐसा लगा कि ये पूछा जाने के चांसेस है, वो सारे हमने लिए हैं। डन। देन बात करें 42, व्हाट इज द फर्स्ट एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले का फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्लानिंग, और लास्ट फंक्शन क्या है, कंट्रोलिंग। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। स्टेट टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स कितने हैं बजट की, ये ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड की एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन याद रखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एक तो होता है, दूसरा होता है प्रोडक्शन बजट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर बजट होता है, सेल्स बजट होता है और कैश बजट होता है। तो इस तरह से कुछ 5 टाइप्स के अलग अलग तरह के बजट होते हैं। डन। नेक्स्ट, मेंशन रीजंस फॉर द अनसर्टेनिटीज इन प्लानिंग। क्या क्या अनसर्टेनिटीज होती है प्लानिंग में, क्या क्या रीजन है, तो इसका सबसे बड़ा एक ही रीजन है और वो रीजन है एक्सटर्नल फैक्टर्स। भाई कोई भी बिजनेस का इंटरनल फैक्टर पे कंट्रोल होता है बट एक्सटर्नल फैक्टर पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। और एक्सटर्नल फैक्टर कैसे होता है, बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। दैट्स व्हाई अनसर्टेनिटीज देखने को मिलती है। हमने कितना भी प्लानिंग किया हो, भाई कुछ ना कुछ बदलाव तो हो ही सकता है। कुछ जरूरी नहीं है कि हमने जो प्लान किया है वैसा का वैसा ही होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि प्लान हमारा फेल हो जाए, किसकी वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। क्लियर। व्हाट इज मेथड और प्रोसीजर। तो भाई मेथड का मतलब होता है प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ प्रोसीजर फॉर हाउ टू डू सर्टेन एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए जो प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर यानी कि एक बाय स्टेप जो हम आगे बढ़ते हैं ना, तो वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो हम लोग फॉलो करते हैं, प्री डिटरमाइंड, पहले से डिसाइड किए गए, उसी को ही हम लोग मेथड कहते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बात करें, नंबर 46, व्हाट इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान। देखो प्लान ना अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें से
तीन तो यहीं पर देकर के रखे हुए, स्टैंडिंग एक हो गया, टैक्टिकल हो गया, ऑपरेशनल हो गया, स्ट्रेटेजिक प्लान हो गया, सिंगल यूज प्लान हो गया और कंटीजेंसी प्लान हो गया। इस तरह से टोटल 6 अलग अलग टाइप्स के प्लान होते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा स्टैंडिंग प्लान क्या होता है। तो ये टाइप्स ऑफ प्लान वाला ना एग्जाम में करके जाना, ये पूछा जाने के ज्यादा चांसेस है। तो भाई स्टैंडिंग प्लान मतलब कि जब भी कोई भी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी बार बार, जब भी कोई एक्टिविटी बार बार रिपीट होती है ना, तो उस टाइम पे स्टैंडिंग प्लान का यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अमेज़न के अंदर उसके कुछ रूल्स है, पॉलिसीज है रिगार्डिंग डिलीवरी, उसकी एक प्रोसेस है, ठीक है, डिलीवरी की उसका एक प्लान है कि उसको वही प्लान फॉलो करना है। अब डिलीवरी तो कितनी बार होती है अमेज़न के अंदर, बार बार चलती ही रहती है, तो वो लोग जितनी बार डिलीवरी आती है उसको सेम प्रोसेस ही फॉलो करते हैं, सेम प्लान फॉलो करते हैं हर एक बार, जितनी भी बार डिलीवरी आती है तब। तो उसी को हम लोग स्टैंडिंग प्लान कहते हैं, जो कैसा होता है, नेचर के अंदर रिपीटेटिव होता है, बार बार रिपीट होता जाता है और कोई भी एक्टिविटी को फास्ट करने के लिए इस प्लान का यूज किया जाता है, जिसमें उन्होंने एक पॉलिसी बना के रखी होती है, ठीक है। उसी तरह के प्लान को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना सब लोग को। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज टैक्टिकल प्लान। तो देखो कोई भी तरह के शॉर्ट टर्म प्लान्स को प्रिपेयर किया जाता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वापस फोकस कर रहा हूं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा, जिसके थ्रू हम लोग हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से अकॉम्प्लिश कर सके, उसी को ही हम लोग टैक्टिकल प्लान कहते हैं। देन बात करें व्हाट इज कॉल्ड ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान एक स्पेसिफिक प्लान होता है जिसको प्रिपेयर किया जाता है जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए, या पर्टिकुलर वर्क ग्रुप या पर्टिकुलर इंडिविजुअल से गोल्स अचीव करने के लिए बनाया जाता है, उसी को हम लोग ऑपरेशनल प्लान कहते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सिंगल यूज प्लान। मतलब कि कोई भी ऐसा प्लान जो सिर्फ एक ही बार यूज में आए, जैसे कोई घर बनाना है किसी को, ठीक है, तो कोई कॉपी तो नहीं करेगा, वो अपना नया ही घर बनाएगा, तो उसको सिंगल यूज प्लान कहते हैं। तो कोई भी ऐसा प्लान जो एक ही बार यूज किया जाए, जो कभी भी रिपीट ना हो, उसको ही सिंगल यूज प्लान कहा जाता है। देन व्हाट इज कॉल्ड कंटीजेंसी प्लान। तो विद द चेंज इन पॉलिटिकल, अगर मान लो सिचुएशंस में कोई बदलाव होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, नेचुरल फैक्टर्स में, या कोई बिजनेस एनवायरनमेंट में बदलाव होता है और उसी की वजह से हम लोग हमारे प्लान में कोई बदलाव लाते हैं, या तो उस प्लान के अंदर कुछ नया कुछ ऐड करते हैं या नया प्लान बनाते हैं, तो उसी को कंटीजेंसी प्लान कहते हैं। पता है ये प्लान कैसा होता है? ये प्लान बेस्ड होता है सिचुएशंस पे, कि कैसी सिचुएशन है उस बेसिस पे ये प्लान बदलता है। देन व्हाट इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मतलब होता है कि जो भी कॉन्ट्रावेंस मतलब क्या होता है? युक्ति। हिंदी में इसको युक्ति कहते हैं, कि जो भी युक्ति यूज की जाती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसको ही हम लोग स्ट्रेटेजी कहते हैं। मे बी स्ट्रेटेजी को शायद युक्ति भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, कॉन्ट्रावेंस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें व्हाट इज प्रोग्राम। तो भाई प्रोग्राम एक सीक्वेंस है कोई भी एक्टिविटी का जो बिजनेस यूनिट कंडक्ट करता है, अंडरटेक करता है, ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। देन स्टेट एनी 4 टाइप्स ऑफ प्लान। 4 टाइप्स के प्लान कौन से? स्टैंडिंग प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, फिर टैक्टिकल प्लान, ऑपरेशन। ऐसे तो 6 टाइप्स है, बट इसमें से कोई भी 4 बताने हैं। देन बात करें हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। तो भाई बताओ प्लानिंग के कितने एलिमेंट्स है? तो टोटल 7 एलिमेंट्स है। कौन से? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, मेथड जिसको प्रोसीजर भी कहते हैं, रूल्स, बजट, प्रोग्राम। तो इस तरह से टोटल 7 अलग अलग एलिमेंट्स है प्लानिंग के। ये एलिमेंट्स भी याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देन बात करें हु हैज कंसीडर फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग एज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने कहा है कि प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। देन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है जिसके बेसिस पे, मतलब जो जिसके अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती हो और जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोगों की है वो कॉमन गोल्स के तरफ हो, मतलब कि सारे लोग कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए लगे हो, वैसे टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देन बात करें व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जनरल मीनिंग के अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है असाइनमेंट ऑफ वर्क टू अदर्स। दूसरों को हम लोग असाइन, मतलब काम दे रहे हैं। देखो शॉर्ट में बताओ ना, डेलीगेशन को हिंदी में समझ लो देना, ठीक है, देना। क्या दे रहे हैं? अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब होता है पावर, काम करने के पावर को अथॉरिटी कहते हैं। हम लोग यहाँ पे काम करने के पावर को दे रहे हैं जिससे वो काम बहुत अच्छी तरीके से कर सके, और वही दिया है असाइनमेंट ऑफ वर्क, काम देना, ठीक है, टू डेलीगेट रिस्पेक्टिव अथॉरिटी टू एंश्योर दैट वर्क इज डन। कि भाई काम में पावर देना, पावर देकर के काम करवाना है जिससे वो काम बहुत अच्छे से कर पाए, ठीक है। देन व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो भाई ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह की हो सकती है, एक फॉर्मल, इनफॉर्मल। फिर वैसे तो
ऐसे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल भी है, मैट्रिक्स भी है, ठीक है। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटर रिलेशन, मतलब कि एम्प्लॉय के बीच में एक इंटर रिलेशन बिल्ट हो जाए, ठीक है, जिसके अंदर कोई तरह के कॉन्शियस ऑब्जेक्टिव नहीं होता, जहां पे कोई गोल नहीं होता, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंट्रीब्यूशन टू सम रिजल्ट ऑफ अचीवमेंट, कोई गोल नहीं है जिसकी वजह से हम कोई अचीवमेंट कर सकते, ये तो एक तरह से फॉर्म होता है विदाउट फॉर्मल प्लानिंग। इन शॉर्ट बताओ तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय के बीच में बना है, जो एम्प्लॉय अपने एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो ये दो तरह के स्ट्रक्चर को मिक्स करके मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनती है। एक स्ट्रक्चर जहां पे सिंपल काइंड स्ट्रक्चर होता है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जहां पे डिसीजन मेकिंग और आसानी से मतलब हर चीज होती है, डिसीजन मेकिंग होता है जिसके अंदर, और दूसरा होता है जहां पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाता है और जिसमें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। पहले वाले के अंदर क्या होता है? डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, दूसरे वाले में क्या होता है? प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। और जब हम लोग इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तब जाके हमको मिलता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। जब आप लोग ने टेक्स्ट बुक में देखा होगा तो वहां पे काम भी दिया जाता है, फंक्शंस भी दिया जाते हैं, साथ साथ में इन लोग को प्रोजेक्ट भी दिया जाता है जिसका एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर को मर्ज कर दो तो बन जाता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। देन बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूटी जो सुपीरियर के द्वारा दी जाती है, मतलब एक सुपीरियर देता है उसके काम के लिए, ठीक है। फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक वर्क, कोई एक स्पेसिफिक वर्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए जब भी कोई काम दिया जाए तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। देन कौन देता है? सुपीरियर। देन अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी दी नहीं जाती है, अकाउंटेबिलिटी ली जाती है। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? तो दूसरे लैंग्वेज में इसको मैं कहूंगा आंसरेबिलिटी, मतलब कि आंसर लेना। जैसे मान लो कि कोई भी सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को, सुपीरियर ने अपने यहाँ पे जो भी सबऑर्डिनेट है जो उसके नीचे काम करता है उसको कोई काम दिया था, ठीक है। तो अब ये सुपीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सुपीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे पूछे कि क्या उसने काम किया है या नहीं। बोलो समझ में आ गया? और यही दिया है, फॉर द वर्क एग्जीक्यूटेड बाय सबऑर्डिनेट हिज इमीडिएट सुपीरियर इज रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल। और अगर वो गलती करता है ना तो यही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसलिए जो भी सबऑर्डिनेट काम करता है अगर उसका आंसर सुपीरियर ले तो उसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो भाई ओल्डेस्ट और सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। और लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को ना आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट 62, व्हाट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? तो यहां पे जब भी कोई भी मैनेजर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक वर्क रिलेशनशिप क्रिएट करे या तो पर्सन्स के बीच में एक स्ट्रक्चर बिल्ड करे कि भाई एक मैनेजर है, उसके नीचे एक सुपरवाइजर है, उसके नीचे एम्प्लॉय है, ठीक है, एक वर्कर है, तो इस तरह से एक रिलेशनशिप बिल्ड की ना अलग अलग लेवल्स के बीच में, उसी को ही हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। डन। चलो नेक्स्ट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है अपने इमीडिएट सुपीरियर को, ऊपर वाले को? तो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की शैडो मानी जाती है? तो आंसर आएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मल्टी फेस्ड ऑर्डर मेथड्स आर यूज? तो भाई मल्टी फेस्ड ऑर्डर मेथड कहां यूज होती है? मैट्रिक्स में, क्योंकि ये दो स्ट्रक्चर को मिल करके बना हुआ है, दैट्स व्हाई। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, ये तीनों नाम याद रखना, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क में और 5 मार्क में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको ना हम लोग पिलर्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं। कुछ इस तरह से आपके बुक में ना डायग्राम भी आपको देख करके रखा हुआ होगा, ठीक है, जो पिलर्स माना जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। कौन सा है? एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी और क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देन बात करें अकाउंटेबिलिटी कहां से फ्लो करती है, कौन से लेवल से? जैसे देखो, अगर बात करें अथॉरिटी की तो अथॉरिटी जो है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, बट जब भी बात आती है अकाउंटेबिलिटी की तो यहां पे बॉटम टू टॉप जाता है, यानी कि कोई भी सबऑर्डिनेट जो है उसको जवाब देना होता है अपने सुपीरियर को, जो भी वो काम करता है उसके सुपीरियर को जवाब देना होता है उसके भी सुपीरियर को, ठीक है। तो इस तरह से जो बिल्ड होता है अकाउंटेबिलिटी, वो फ्लो कैसे करता है? फ्रॉम बॉटम टू टॉप। डन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लार्ज साइज? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की साइज लार्ज होती है? तो भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की साइज सबसे लार्ज होती है। डन। देन व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ कंपेयर्ड टू?
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टाफ नहीं होता तो उसको किससे कंपेयर किया जाता है, तो उसको कंपेयर किया जाता है स्केलेटन विदाउट सोल, यानी कि आत्मा बिना का एक स्केलेटन माना जाता है जहां पे कोई तरह का स्टाफ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, स्टेट द नेम्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्टेड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। तो कितने टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए? 4 टेस्ट होते हैं। कौन से? आईक्यू टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, एंड विच इज द बेस फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। बेस क्या है सिलेक्शन प्रोसेस का? तो सिलेक्शन प्रोसेस का जो बेस है वो कि ऑर्गेनाइजेशन की साइज कैसी है, कैसा टाइप है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेलिंग है, कैसा है टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, किस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए, स्किल बेस्ड चाहिए, कैसे एम्प्लॉयज चाहिए, डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, स्टेट द रीजंस फॉर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के रीजंस बताओ। तो 4 रीजन हो सकते हैं। कोई भी कंपनी भर्ती क्यों करवाती है अपनी कंपनी में? रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती करना। जब कोई नई कंपनी बनती है या कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तब, या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी या एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्सपांड होता है तब, जब कोई एम्प्लॉय रेजिग्नेशन दे देता है तब, या तो रिटायरमेंट और डेथ हो जाती है पार्टनर की, सॉरी एम्प्लॉयज की, तब पार्टनर तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉय आएगा। ठीक है, देन व्हाट इज स्टाफिंग इन वाइडर सेंस। तो वाइडर सेंस में स्टाफिंग मतलब होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, ठीक है, पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज, ये सारी चीजें भाई स्टाफिंग में आ जाती है। ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम्स बाय व्हाट नेम इज स्टाफिंग नोन। स्टाफिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रेजेंटली स्टाफिंग डिपार्टमेंट को जाना जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के नाम से। क्लियर? नेक्स्ट, विच इज द बेस्ट मेथड फॉर इफेक्टिव रिक्रूटमेंट। आपको पता ही है कि इंटरनल और एक्सटर्नल अलग अलग सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, तो उसमें से जो सबसे बेस्ट मेथड है वो कौन सी है? तो वो मेथड है रिक्रूटमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट। जो भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं ना, वो सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है। देन विच इंस्टीट्यूट अरेंज कैंपस इंटरव्यू एवरी ईयर। तो भाई कैंपस इंटरव्यू कौन रखता है? तो IIM हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIT के अंदर भी कैंपस प्लेसमेंट होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी। ये सब लोग हर साल कैंपस इंटरव्यू अरेंज करते हैं। देन इन विच इंडस्ट्रीज रिक्रूटमेंट इज मेड थ्रू ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन के थ्रू किस इंडस्ट्री में होता है? तो टेक्सटाइल, माइंस, अलग अलग इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। देन विच मैटर ऑफ द कैंडिडेट कैन बी नोन थ्रू ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के थ्रू हमको कौन सी मैटर समझ में आती है कैंडिडेट की, ठीक है, जो हमारा फ्यूचर में एम्प्लॉय बनेगा, तो ट्रेड टेस्ट के थ्रू हम जान सकते हैं उसका एबिलिटी मतलब कोई भी काम करने की एबिलिटी। हम उसको कोई काम देते हैं तो वो काम को कितने अच्छे से कर सकता है, कितने इंटरेस्ट के साथ कर सकता है, उसको ही हम लोग ट्रेड टेस्ट में जान सकते हैं। देन इन विच इंडस्ट्री रिक्रूटमेंट इज मेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू कौन सी इंडस्ट्री में होता है? तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, माइन इंडस्ट्री और टी गार्डन के अंदर। देन विच मेथड कैन बी नोन अबाउट द कैंडिडेट थ्रू IQ टेस्ट। मतलब IQ टेस्ट के थ्रू हम लोग कैंडिडेट के कौन सी चीजें जान सकते हैं कि भाई कैंडिडेट की इंटेलिजेंस कितनी है, वो तो जान ही सकते हैं। उसकी स्मार्टनेस, मेमोरी पावर, कितना जल्दी वो याद रख सकता है, ठीक है, थिंकिंग पावर क्या है, डिसीजन पावर, कि कोई भी एक सिचुएशन देता है, देखा जाता है कि वो डिसीजन किस बेसिस पे लेता है। ठीक है, देन विच मैटर ऑफ द कैंडिडेट कैन बी नोन थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट। तो भाई एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू हमको जान सकते हैं कैंडिडेट का इंटरेस्ट, ठीक है, उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्या वो सेल्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, प्रोडक्शन में है, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, कहां पे उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है, और उस हिसाब से उसको काम दिया जाता है। मतलब कि एप्टीट्यूड टेस्ट में उसका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड देखा जाता है। डन। देन डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन मीन्स टू प्रोवाइड गाइडेंस टू सबऑर्डिनेट्स एंड टू सुपरवाइज देम। मतलब हम लोग कोई भी तरह का गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे नीचे जो भी काम कर रहा है उसको, सबऑर्डिनेट को, और उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहा है कि नहीं। देन विच नीड्स आर इंक्लूडेड इन फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स आपको पता होगा कि जो अब्राहम मैस्लो है, ठीक है, उनके जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसके अंदर जो पहली नीड्स है ना, उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसमें क्या क्या आ जाता है? फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर, हाउसिंग, जिसको बेसिक नीड्स भी कहा जाता है। ठीक है, और जो जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है। देन वो इंप्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन एट द स्टेजेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। कौन इंप्लीमेंट करता है? तो भाई डायरेक्टिंग इंप्लीमेंट करता है जो भी डिसीजन लिए गए हैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में, वो। डन। देन विच फंक्शन इज रिफर्ड कंपेयर्ड एज सुपरविजन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? सुपरविजन फंक्शन होता है। तो सुपरविजन फंक्शन को कंपेयर किया जाता है एम्प्लॉयज
एम्प्लॉय का फ्रेंड या एम्प्लॉय का फिलोसॉफर या एम्प्लॉय के गाइड के थ्रू, मतलब कि एम्प्लॉय के दोस्त बन के उससे काम निकलवाया जाता है, काम करवाया जाता है, ठीक है, या फिलोसॉफर या गाइड बन के। देन विच नीड इज कंसिडर टू बी द मोस्ट प्रीफर्ड नीड अकॉर्डिंग टू द मैस्लो हायरार्की। तो भाई मैस्लो के हायरार्की के हिसाब से जो सबसे जरूरी नीड है ना, उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल और प्राइमरी, और इसको ना बेसिक नीड्स भी कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें मैंने अभी बताया आपको रोटी कपड़ा मकान इसी का टाइप है। देन व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट शेयरिंग? प्रॉफिट शेयरिंग ना एक फाइनेंशियल इंसेंटिव माना जाता है। आपको पता ही है कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जिसमें से फाइनेंशियल इंसेंटिव में एक ये आता है जहां पे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉय और वर्कर को, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन दे रहे हैं। यहां पे सैलरी तो दे ही रहे हैं, सैलरी के अलावा हम लोग हमारे प्रॉफिट के अंदर से एक परसेंटेज या प्रपोर्शन दे रहे हैं, और इसी को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग कहते हैं। क्लियर? देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड फियर ऑन कम्युनिकेशन? तो भाई डिस्ट्रस्ट और फियर का ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के अंदर कैसा एक इफेक्ट होता है? तो सस्पिशन वाला होता है। अगर मान लो मेरे अंदर कोई डिस्ट्रस्ट है, विश्वास नहीं है मैसेज पे, या डर लगता है कोई भी मैसेज पे, तो उस टाइम पे शक क्रिएट होता है। क्या होता है क्रिएट? शक, जिसको सस्पिशन कहते हैं। व्हाट आर द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो मॉडर्न मीन्स क्या है कम्युनिकेशन के? तो ओरल और रिटर्न मैसेज जो है वो मॉडर्न मीन्स माने जाते हैं कम्युनिकेशन के। टेलीफोन है, फैक्स है, इंटरनेट, मोबाइल फोन, एसएमएस, टेलेक्स, ठीक है, अलग अलग है। विच आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग? तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो बेसिक नीड्स है कोई भी ह्यूमन बींग की। देन व्हाट इज इंक्लूडेड इन सेफ्टी नीड्स? तो सेफ्टी नीड्स में क्या क्या आता है? तो फिजिकल नीड्स आती है, जॉब सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, रेगुलरिटी ऑफ सैलरी पेमेंट, ये सारी की सारी चीजें सेफ्टी नीड्स के अंदर आ जाती है। देन बात करें इन द हायरार्की ऑफ नीड्स, विच आर द अपर और हायर लेवल ऑफ नीड्स? तो इसमें एस्टीम और स्टेटस नीड्स को हम लोग हायर नीड्स कहते हैं, साथ साथ में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स, मतलब ये दोनों एक है और ये दोनों एक है, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो नीड्स है ना, इसको अपर और हायर लेवल नीड्स कहा जाता है। देन गिव टू टाइप्स ऑफ एग्जांपल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स। तो जैसे सेल्फ रियलाइजेशन नीड मतलब क्या होता है? आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो ना, उस फील्ड में सबसे टॉप तक जाना, कि आपके जैसा और कोई है ही नहीं उस फील्ड में, सबसे बेस्ट लेवल तक आप पहुंच चुके हो। जैसे सिंगिंग के अंदर लता मंगेशकर है, फिर क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर है, फिर जो आपको पता है कि तबला के अंदर जाकिर हुसैन है, वैसे अलग अलग एग्जांपल्स है सेल्फ रियलाइजेशन नीड के। देन बात करें विच फिजियोलॉजिस्ट गेव द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड? ये तो साइकोलॉजिस्ट तो हमको, सॉरी फिजियोलॉजिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट है। तो ये साइकोलॉजिस्ट तो हमको पता ही है, और वो है हमारे अब्राहम मैस्लो भैया, ठीक है, जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स बताया है। देन इन विच ईयर आर्टिकल अंडर विच टाइटल अब्राहम मैस्लो प्रेजेंटेड प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स? तो याद रखना ये प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की जो है ना, वो 1943 में इन्होंने लाया था। कहां, कौन से आर्टिकल में? तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के आर्टिकल में ये लिखा गया था। देन गिव एनी 4 नेम्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, 4 नाम बताओ। प्रॉफिट शेयरिंग जो अभी आपको समझाया, को पार्टनरशिप भी एक होता है, एक प्रमोशन भी होता है और एक बोनस भी होता है। फिर कोई भी 4 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बताओ। तो भाई सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अप्रिसिएशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एडवाइजर, ये 4 नेम है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के। प्रमोशन क्या है? तो प्रमोशन मतलब होता है ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हमारे स्टाफ को हायर और एडवांस, मतलब हम कहेंगे एडवांटेजियस पोजीशन देते हैं, मतलब जहां पे उसकी सैलरी भी बढ़ती है और साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, और उसी को ही हम लोग कहते हैं प्रमोशन। देन बात करें व्हाट इज बोनस? तो भाई बोनस एक्ट के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को, अपने जब भी प्रॉफिट होता है तो एट द एंड ऑफ ईयर उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज देती है, कुछ हिस्सा देती है, ठीक है। और ओवर एंड अबाउट द रेगुलर वेजेस, मतलब जो भी सैलरी और वेजेस दे रही है, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है जब प्रॉफिट अच्छा खासा करती है एट द एंड ऑफ ईयर, तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? बोनस कहते हैं। जैसे पता है अपने इंडिया के अंदर तो दिवाली टाइम पे बोनस दिया जाता है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बोनस का कंसेप्ट दिया है। देन हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर कम्युनिकेशन? तो भाई कम्युनिकेशन के कितनी मेथड्स है? तो भाई इसकी टोटल 6 मेथड है। जैसे आपको पता होगा, एक हो जाती है आपकी ओरल
ओरल, रिटन, विजुअल, ऑडियो, ऑडियो विजुअल और साइलेंस। तो इस तरह से टोटल 6 मेथड्स है कम्युनिकेशन की, ये 6 की 6 याद रखना। हाउ मेनी आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग? तो भाई डायरेक्टिंग के टोटल 4 एलिमेंट है। आपको ना इसका एक टेक्निक बताता हूं याद रखने का, ठीक है? अब टेक्निक भी बताना जरूरी है। देखो इसका टेक्निक याद रखना है MSLC, मतलब MS धोनी को LC दे दिया अपनी स्कूल से, ठीक है? ये याद रखना है, MS धोनी को क्या कर दिया? LC दे दिया। M मतलब क्या हो जाता है? मोटिवेशन, ठीक है? फिर S मतलब क्या हो जाता है? सुपरविजन, ठीक है? फिर L मतलब होता है लीडरशिप, अब शॉर्ट में लिख लेता हूं मैं, लीडरशिप। फिर C मतलब क्या हो जाता है? कम्युनिकेशन, ठीक है? इस तरह से टोटल 4 एलिमेंट्स है, ये चारों 4 आपको याद रहने चाहिए। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड मोर? डायरेक्शन किस लेवल पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है? तो बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। देन बात करें विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग क्लोजली रिलेटेड? प्लानिंग किससे क्लोजली रिलेटेड है? कंट्रोलिंग के साथ। वाई इट इज नेसेसरी टू मेजर परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस मेजर करना क्यों जरूरी है? बिकॉज इससे हमको पता चलता है कि क्या हमारा काम हमने जो स्टैंडर्ड सोचे थे, हमने जो प्लान सोचा था, उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हम उस हिसाब से काम करवाएंगे, ठीक है? गिव द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर। तो पीटर एफ ड्रकर क्या कहते हैं कि कंट्रोलिंग मतलब होता है बैलेंस मेंटेन करना, किसके बीच में? एफर्ट्स के बीच में और रिजल्ट के बीच में, ठीक है? और वो किस एंड बिटवीन रिसोर्सेस, हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं और हम उस रिसोर्स से कितना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, उन सबके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना, उसी को ही हम लोग कंट्रोलिंग कहते हैं। देन व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन मतलब क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो कोई भी गलती या मिस्टेक या एरर हम लोग को पता चलती है ना काम करते वक्त, जब हम कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल में हमने क्या सोचा था और हो क्या रहा है, उसके बीच में जो भी डेविएशन मिलता है, कोई गलती मिलती है, मिस्टेक या एरर मिलता है, उसी को ही डेविएशन कहते हैं। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्क एग्जीक्यूटेड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद कंपेयर टू द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। हमने जो सोचा था उसके अलावा कुछ और काम किया जा रहा है, तो जो डिफरेंस है उन दोनों के बीच का, उसको ही हम लोग डेविएशन कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज बताओ तो उसको नॉर्मल लैंग्वेज में एरर कहेंगे। क्लियर? देन व्हाट इज द एसेंस ऑफ कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग का क्या एसेंस है? तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कंट्रोल की जाती है इस मैनर में दैट वर्क इज कैरिड आउट एज पर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स इज द एसेंस ऑफ कंट्रोलिंग। मतलब जरूरी क्यों है कंट्रोलिंग? तो कंट्रोलिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा काम जो हमने स्टैंडर्ड सोचा था क्या उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं, उसके लिए कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। देन विथ विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग क्लोजली रिलेटेड? ये वापिस आया, इसका आंसर होगा कंट्रोलिंग। देन कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कंट्रोलिंग देखा जाता है? तो सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कंट्रोलिंग देखा जाता है। बिफोर विच फंक्शन मस्ट ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बी परफॉर्म? तो भाई सारे फंक्शन, कौन से फंक्शन से पहले सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं? तो कंट्रोलिंग से पहले सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। अब देखो कंट्रोलिंग चैप्टर है तो हर एक के अंदर आंसर कंट्रोलिंग होगा। वाई इट इज नेसेसरी टू मेजर परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस मेजर करना क्यों जरूरी? ये भी रिपीट हुआ है कि अभी बताया मैंने कि काम हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, उसके लिए परफॉर्मेंस मेजर करना जरूरी है। देन कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे, ये ना आपके पिछले वाले चैप्टर से आया, डायरेक्टिंग वाले चैप्टर से, तो कम्युनिकेशन का मीनिंग भी आ सकता है कि जहां पे एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होता है, लेटर्स होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है और ओपिनियंस का एक्सचेंज होता है ना, उसको ही हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस? कौन सा लास्ट स्टेज है कंट्रोलिंग प्रोसेस का? ठीक है, तो करेक्टिव स्टेप्स, वो एक लास्ट स्टेप माना जाता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का। ठीक है, पहला स्टेप कौन सा होता है कंट्रोलिंग का? तो सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को बनाना। देन बात करें विच इज कॉल्ड द बैरोमीटर टू मेजर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट? एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट को मेजर करने का कौन सा बैरोमीटर है? तो कंट्रोलिंग को कहा जाता है बैरोमीटर टू मेजर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है ना, वो हमको कंट्रोलिंग के थ्रू पता चल सकता है। देन विच आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट इंटरडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? कौन से दो सबसे जरूरी है? तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट के। फादर ऑफ कंट्रोलिंग कौन है? तो भाई प्लानिंग जो है ना, उसको फादर ऑफ कंट्रोलिंग भी कहा जाता है।
देन बात करें विच एक्सटर्नल फैक्टर जियोपेरेडाइज द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस, तो कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस के एग्जिस्टेंस को हिला सकते हैं, तो कौन से आ जाते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल से बिजनेस हिल सकता है, ठीक है, बिजनेस में बुलिश और बियरिश ट्रेंड भी आ सकता है, जैसे आपको पता है अभी शेयर मार्केट का आप हाल देख सकते हो कि शेयर मार्केट गिर रहा है, ठीक है, चेंज इन साइकोलॉजी ऑफ पीपल, लोगों की साइकोलॉजी बदल जाए, कंपटीशन बढ़ जाए, एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले जाए, रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज हो जाए, तो ऐसे काफी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस बंद भी हो सकता है, हिल सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे बिजनेस में। और आखिरी क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग को एक पॉजिटिव फंक्शन कहा जाता है। कौन सा फंक्शन कहा जाता है? पॉजिटिव फंक्शन। बोलो क्लियर हो गया? तो यहां पे टोटल 127 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं फिनिश, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से 7 के बीच में करवाए हैं। और अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा 2, उसमें हम लोग 9 to 12 चैप्टर के बीच में देखेंगे और ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है, 9 to 12 चैप्टर के सेक्शन बी के क्वेश्चंस जो आपको हेल्पफुल होंगे सेक्शन ए के अंदर भी। बोलो क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो ना बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आप तक लास्ट तक बने रहे हो ना तो बहुत ग्रेट है भाई, आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो एग्जाम के अंदर। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।